हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलमान और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनपीओ। एनपीओ जो है उसका मतलब हम लोग इसको शॉर्टकट में एनपीओ बोलते हैं। इसका मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वर्क के लिए एस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, इनका जो मकसद है वो पैसे कमाना नहीं है, इनका मकसद जो है वो प्रॉफिट बनाना नहीं होता है, इनका मकसद जो होता है वो सोसाइटी को सर्विस देना होता है। ठीक है, तो ये जो एनपीओ का अकाउंट्स है ये डिट्टो सेम है फाइनल अकाउंट से, बस इसके अंदर कुछ चीजों में जो है वो डिफरेंस है। जैसे कि हम लोग फाइनल अकाउंट्स में वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट। अब क्योंकि इसका नाम ही नॉट फॉर प्रॉफिट है, एनपीओ बोलते हैं हम लोग उसको शॉर्टकट में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर प्रॉफिट वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर एक्सपेंसेस से हमारी इनकम जो है बढ़ जाती है तो यहाँ पर हम लोग उसको प्रॉफिट नहीं बोलते बल्कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, उसी तरीके से अगर लॉस हो जाए तो उसको लॉस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डेफिसिट। ठीक है, तो सबसे बेसिक इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है इसका। ये और फाइनल अकाउंट्स एक ही चीज है अगर आप देखें इसका फॉर्मेट। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसमें वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस यूज नहीं होता है। इसमें प्रॉफिट जब यानी एक्सपेंसेस कम होते हैं, इनकम ज्यादा होती है, जिसको हम लोग नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स में जिस सिचुएशन को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, अगर सेम सिचुएशन आ जाए कि बैलेंसिंग जो फिगर है, बैलेंसिंग अमाउंट जो है वो तुम्हारा डेबिट साइड में जा रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस मिल रहा है आपको, तो उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं। और अगर आपको डेबिट बैलेंस मिल रहा है तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, और यही चीज को हम फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, सरप्लस और डेफिसिट यूज किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो इसका फॉर्मेट भी जो है वो बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर जो है वो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। अब आप देखो, पहले जो हमने देखा था फाइनल अकाउंट्स में, उस अकाउंट को हम लोग बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस था। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग था, मैं जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाता था और फिर मैं बैलेंस शीट बनाता था, यानी उसके अंदर 4 टेबल में बनाता था। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बैलेंस शीट है और एक अकाउंट है जिसका नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट पीएनएल अकाउंट। ये बिल्कुल पीएनएल अकाउंट होता है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर पीएनएल नहीं बोलते हैं क्योंकि अगेन ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो अगेन प्रॉफिट और लॉस वर्ड इसमें यूज नहीं हो सकता। तो पीएनएल अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी आप याद करो, पीएनएल में भी मैंने आपको यही बोला था कि पीएनएल का जो क्रेडिट साइड होता है वो इनकम होता है और डेबिट साइड जो होता है वो एक्सपेंडिचर होता है या एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वहां पर तो हम लोग पर्टिकुलर लिखते थे, यहाँ पर तो हम लोग एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे और इनकम को इनकम ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से और ज्यादा आसान है। यहाँ पर इनकम वर्ड लिखा हुआ है तो कुछ भी आपको इनकम हो रही है उसको क्रेडिट में डाल दो, कुछ भी आपका एक्सपेंसेस है उसको डेबिट में डाल दो। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको ऑलरेडी जो है वो सारा हिसाब मिलेगा। आपको क्या करना है, देखना है कि ये जो चीज है ये इनकम है तो इनकम में डालना है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में डालना है। अदरवाइज बैलेंस शीट तो आपको मालूम ही है कि एसेट्स में क्या आता है और लायबिलिटीज में क्या आता है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होता है और 12 मार्क्स का आने वाला है। इसके साथ कोई ऑप्शन भी नहीं है ये साल, पहले भी कभी ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन ये हैवी प्रॉब्लम्स में से है, 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, और ये 12 मार्क्स जो है विद इन 15 मिनट्स स्कोर किए जा सकते हैं। बस इसमें जो दिक्कत आती है बच्चों को वो आती है सब्सक्रिप्शंस के अंदर। ठीक है, तो मैंने ये जो वीडियो बनाया है इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीओ, इसके अंदर मैं आपको सब्सक्रिप्शंस जो है ना वो एक लेक्चर के अंदर पूरी जितने भी हमारे टेक्स्ट बुक के, महाराष्ट्र की 12th की टेक्स्ट बुक के जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके जितने भी सब्सक्रिप्शंस वाले प्रॉब्लम हैं, सबका सिर्फ हम लोग सब्सक्रिप्शन की एंट्री पहले अलग से कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो जो हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है उसके अंदर एक छोटी सी माइनर एंट्री सिखाई है, तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, उसमें कुछ खास बात नहीं है।
हम लोग डायरेक्ट जो है प्रॉब्लम नंबर 2 पर आ जाते हैं। और प्रॉब्लम नंबर 2 में जो है वो काफी बड़ी एडजस्टमेंट दी है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन की जो एडजस्टमेंट है वो काफी लेंथी है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो सब्सक्रिप्शन जो है, सबसे पहले अगर आप अपना प्रॉब्लम नंबर 2 निकालते हो 115 नंबर के पेज पर, तो आप देखो उसमें पिछले साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें जो है इस साल का करंट ईयर का आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया हुआ है। अब इसके अंदर एक चीज और समझने की है, इसमें अक्सर 3 साल होंगे, तो 3 साल में हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं ना वो करंट ईयर का करते हैं। मैं करंट ईयर लिख देता हूं पहले। 18 पिछला साल है, तो हमारा जो ईयर है वो 19 है। ठीक है, तो हमारा ये जो करंट ईयर हुआ, अगर वो एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को, मतलब वो स्टार्ट हो रहा है 2018 1 अप्रैल 2018 को और खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को। तो अब आप ये देखो कि इसके अंदर आपको जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम में जाता है। ठीक है, और करंट ईयर की इनकम में जाएगा। हम लोग हर साल का जो है वो हिसाब एक साल का बनाते हैं, हर साल बनाते हैं, और उसके अंदर हमारा जो एम होता है वो करंट ईयर का हिसाब बनाना है। ठीक है, और आपको जो वहां पर इंफॉर्मेशन दी है वो प्रीवियस ईयर की भी दी है, वो जो है नेक्स्ट ईयर की भी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि आपका करंट ईयर कौन सा है। तो आप देखो बैलेंस शीट खत्म हो रही है 31 मार्च 2019 को, दैट मींस 18-19 आपका करंट ईयर है। एक तो आप डेट देख करके बता सकते हो। उसके अलावा दूसरी चीज जो आपको ये 1 सेकंड में बता देगी वो ये है उसका अमाउंट। आप देखोगे तो करंट ईयर का जो अमाउंट होगा ना रिसिप्ट साइड में, वो बहुत ही 10 टाइम्स 20 टाइम्स दूसरे अमाउंट से ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है, उसके जो रिसिप्ट साइड है उसमें आप देखो 18-19 का अमाउंट 4,10,000 है, और उसके अलावा जितने भी ईयर्स हैं सबके अमाउंट बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। ठीक है, तो ये जो मेजर डिफरेंस है, इससे भी हमको करंट ईयर आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। अगर आपको डेट्स में डर लगता है या समझ में नहीं आता डेट, तो आप ये कर सकते हो कि जिसका अमाउंट हद से ज्यादा है 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स भी ज्यादा होता है समटाइम्स, तो यहाँ पर भी आप देखो तो कम से कम 15 टाइम्स अमाउंट ज्यादा है 18-19 का, तो 4,10,000 इज द अमाउंट। तो ये इनकम होती है, रिसिप्ट हुआ है हमको, तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। जगह नहीं है मेरे पास, मैं शॉर्टकट में सब्स लिख देता हूं। वहां पे देखो 18-19 का अमाउंट डायरेक्टली गिवन है 4,10,000। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेपरेटली प्रोवाइड की गई है 16-17 की, 17-18 की, 18-19 की और 19-20 की। तो क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन जो है 18-19 का कर रहे हैं, तो 18-19 का अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है 4,10,000 वी हैव रिसीव्ड। ठीक है, अब आप देखो पिछले साल क्या बोल रहा है, लायबिलिटीज में बोल रहा है। पिछले साल की आप लायबिलिटीज में जाएंगे तो उसमें बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 18-19 20,000। अब आप देखो रिसीव्ड पिछले साल हुआ है, लेकिन पिछले साल एडवांस में मिल गया था पेमेंट। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं ना 2-3 साल का एक साथ पेमेंट कर देते हैं, तो उसने कुछ लोगों ने पिछले साल 18-19 के लिए 20,000 का पेमेंट किया है, मतलब रिसीव्ड पिछले साल हुआ था लेकिन पेमेंट करंट ईयर का है, तो उसको ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड कर दो उसको, इसको हम बोलेंगे रिसीव्ड लास्ट ईयर। मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है तो मैंने LY लिखा है, आप पूरा लास्ट ईयर लिखना। फॉर करंट ईयर के लिए मैंने CY लिख दिया। ठीक है, लास्ट ईयर रिसीव्ड हुआ है, लेकिन कौन से साल के लिए रिसीव्ड हुआ है देखो वहां पे दिया हुआ है 18-19, तो उसको ऐड कर देंगे क्योंकि वो अमाउंट हमारे करंट ईयर का अमाउंट एडवांस में मिल गया था पिछले साल। तो ये हो गया 4,30,000। करंट ईयर का करंट ईयर में मिला 4,10,000, 20,000 हम एडवांस लेकर के बैठे थे, तो टोटल हो गया 4,30,000। मैं आपको एक एग्जांपल देकर भी समझा सकता हूं।
बहुत सारी हमारी क्लासेस होती हैं, उसमें 11th और 12th की फीस है ना साथ में ले लेते हैं। जब बच्चा 11th में एडमिशन लेता है, इसको नॉर्मली हम लोग कॉम्बो एडमिशन ऑफर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जब 11th में होते हो ना, तब आप 12th की फीस भी भर देते हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पैसा तो आपने समझो पिछले साल 11th वाले साल में पे कर दिया, लेकिन वो एक्चुअल में जो पेमेंट है ना वो 12th के साल के लिए है, ठीक है। तो उसको कंसीडर 11th वाले साल में नहीं करेंगे। नॉर्मली क्लासेस क्या करती हैं, 50-50 कर देती हैं। अगर क्लासेस ने आपसे 40,000 लिया है तो वो क्या करेंगे, 20,000 11th वाले साल में आपके दिखाएंगे और 20,000 12th वाले साल में, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगभग ऐसा ही कुछ है। ये एडवांस में ले लिया है तो उसको अगले साल में दिखा दें। तो कितना एडवांस लिया है, 20,000, तो ये हो जाएगा 4,30,000। ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। फिर आप देखो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के लिए बोल रहा है, नीचे एडजस्टमेंट में हमेशा ये इंफॉर्मेशन आपको अक्सर मिल जाएगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडजस्टमेंट एक ही है क्योंकि सिर्फ ये सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 32,000। तो आप इसको फर्दर ऐड कर दो। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आप पूरा लिखना। मेरे पास देखो जगह नहीं है, ये ऑलरेडी यहां तक पहुंचने ही वाला है, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग भी ऐड हो जाएगा। तो अमाउंट दिया है 32,000, तो आपका हो गया 4,62,000। मैं एक बार देखो फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। 3 सालों में करंट ईयर का अमाउंट आ रहा है। पिछले साल हमने एडवांस ले लिया था करंट ईयर के लिए, वो एक अमाउंट करंट ईयर का है। करंट ईयर में जो करंट ईयर के लिए हमको मिला वो एक अमाउंट करंट ईयर का है। और कुछ लोगों ने अभी भी दिया नहीं है, वो लेट है देने में, वो अब आगे दे देंगे, ठीक है। तो इन तीनों अमाउंटों को हमेशा हमको ऐड करना है। याद रखो, अमाउंट रिसीव्ड लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर ऐड कर देंगे क्योंकि वो करंट ईयर का अमाउंट है, ठीक है। हिसाब हम लोग करंट ईयर का बना रहे हैं, तो करंट ईयर का पैसा जहां जहां पिछले साल जो एडवांस ले लिया वो ऐड कर देंगे, करंट ईयर का ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो लोग पैसे नहीं दे पाए आगे दे देंगे। में भी कुछ प्रॉब्लम होती है किसी की, तो उसको भी हम करंट ईयर का ही पैसा मानेंगे। तो आप देखो 4,62,000 हो गया। हमेशा याद रखो, जो भी अमाउंट करंट ईयर का है, भले ही वो एडवांस में मिल जाए, वो सेम ईयर में मिले, या वो लोग नहीं दे पाए, आउटस्टैंडिंग है, आगे दे देंगे, वो तीनों के तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे, वो तीनों करंट ईयर के हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा देखो क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमको। पिछले साल का भी जैसे करंट ईयर का हमारा ये आउटस्टैंडिंग है, वैसे पिछले साल भी कुछ आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन, तो वो हमको असेट्स में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 16-17 का, अच्छा मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आउटस्टैंडिंग अगर आप फाइनल अकाउंट्स में देखो तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था। वो क्या था, मैं रिपीट करता हूँ, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, मतलब कोई खर्चा था या कोई एक्सपेंस था जो हमारा देना बाकी था, इसलिए उसका सेकंड इफेक्ट है ना हम लोग लायबिलिटीज में लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग है ना, ये इनकम है, तो ये उल्टा हो जाएगा। वहां पर फाइनल अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता था, तो सेकंड इफेक्ट आपका लायबिलिटीज में आ रहा था। यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग है ना वो इनकम है, तो इसका सेकंड इफेक्ट असेट्स में आता है। आप देखो पिछले साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो 16-17 का 26,000 है और 17-18 का 35,000 है। अब आप देखो तो 16-17 का हमने ये साल में कितना रिसीव कर लिया, 23,000 रिसीव कर लिया, और लेना कितना था 26,000 का। तो फिर से हम लोगों को उसको एसेट्स में ही लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सबसे पहले वाला साल कौन सा है, 16-17, तो यहां पे लिखेंगे 16-17। तो हमारा पिछले साल जो बैलेंस शीट दिखा रहा है हमको वसूल करने थे 26,000 लोगों से, और हम लोग वसूल कर पाए करंट ईयर में 23,000, मतलब 3,000 अभी भी आना बाकी है, तो उसको हम लोग फिर से अपने नए बैलेंस शीट में डाल देंगे। उसी तरीके से 2017 का देखें अगर हम लोग 17-18 में, तो 35,000 आना था पिछले साल, जिसमें से 30,000 हम लोग वसूल कर लिया हमने सक्सेसफुली, मतलब 5,000 अभी भी आना बाकी है। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखो यहाँ पर है, तो 32,000 आउटस्टैंडिंग है, तो 2018 और 19 का भी मिला देंगे
32,000, तो ये आपका जो हो गया सब्सक्रिप्शन का तीनों साल का आउटस्टैंडिंग मिलाकर तो 40,000 हो गया। ठीक है, बहुत लेंथी एडजस्टमेंट है, मैं समझ सकता हूं, इसीलिए मैं आपको अलग से आज का दिन पूरा डेडिकेट कर देंगे सब्सक्रिप्शंस के लिए। और ये सबसे लेंथी एडजस्टमेंट है इसका, आप देखो इसमें 3-3 साल है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं तो बहुत छोटे एडजस्टमेंट भी है इस साल हमारी टेक्स्ट बुक में। तो आप घबराओ मत, एडजस्टमेंट इसका अगर सीख लिया ना तो पूरा एनपीओ फाइनल अकाउंट्स ही होता है, डिक्टो सेम होता है, उसमें सैलरी, उसमें रेंट, उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं पीएनएल के वो डिक्टो सेम होते हैं, फट से सीख जाओगे आप। खाली जो आपको फोकस करना है ना वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर करना है, इसीलिए अलग से सिखा रहा हूँ कि आप एक दिन इसी को सीख लो। ठीक है, अभी देखो ये हो गया ऊपर का, मैंने लायबिलिटीज का अमाउंट भी कंसीडर कर लिया, पिछले साल के एसेट्स के अमाउंट भी कंसीडर कर लिए। अब आप देखो हमने एडवांस भी रिसीव किया ये साल 19-20, तो आप देखो 16-17 2 साल पहले का है, 17-18 पिछले साल का है, 18-19 करंट ईयर है जिसका हिसाब हम लोग बना रहे हैं। और जब 19-20 की बात हो रही है ना, मतलब वो आने वाला साल है, तो आने वाले साल के हमने 21,000 लिया है, तो वो लायबिलिटी होती है। एडवांस अगर आप किसी से किसी चीज का लेकर बैठ जाओगे ना तो आपको उसके बदले में उसको कोई सर्विस या कोई चीज देनी होती है। ठीक है, तो एडवांस हमेशा लायबिलिटी होती है, अगर आपने किसी से एडवांस पैसा लिया है तो वो लायबिलिटी है। तो जो एडवांस ले लिया हमने 19-20 का, उसको हम जो है वो लायबिलिटीज में लिखेंगे। पूरा लिख देता हूं आपके लिए, यहाँ पे जगह है मेरे पास। अमाउंट है इसका 21,000। देखो अब ये एडजस्टमेंट, ये पूरा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए। करंट ईयर का अमाउंट अलग से दिया हुआ था 4,10,000 हमारे रिसिप्ट साइड में, तो करंट ईयर में करंट ईयर का अमाउंट हमने ले लिया 4,10,000। ये करंट ईयर का अमाउंट करंट ईयर में ही रिसीव्ड हुआ है। उसके बाद हम लोग ऊपर गए, तो ऊपर जो टेबल दिया है वो पिछले साल का बैलेंस शीट है, उसमें लायबिलिटीज में बोल रहा है कि पिछले साल हमने 18-19 के लिए 20,000 एडवांस ले लिया था, तो वो पैसा अभी करंट ईयर के लिए मिला है, तो उसको इसमें ऐड कर दिया, तो 4,30,000 हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट में देखो हमेशा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट में मिलेगी, उसमें वो बोल रहा है 18-19 का अमाउंट 32,000 आना बाकी है, मतलब ये भी हमारा करंट ईयर का ही अमाउंट है। तो करंट ईयर के अमाउंट नॉर्मली 3 जगहों पर आते हैं, एक तो हम पिछले साल एडवांस ले लेते हैं, एक हम करंट ईयर का करंट ईयर में ले लेते हैं, और एक जो है कुछ लोग नहीं दे पाते ड्यू टू XYZ रीजन, तो उसको हम लोग जो है वो आउटस्टैंडिंग में डाल देते हैं। ये तीनों अमाउंट मिलकर के करंट ईयर बनता है। ठीक है, इसके अंदर और कोई एडजस्टमेंट आया नहीं, तो ये 4,62,000 मैंने बाहर लिखना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखो ये हो गया हमारा करंट ईयर का अमाउंट 4,62,000। फिर इसके बाद आप, ये हो गया आपका लायबिलिटीज का अमाउंट आपने ले लिया। अब आप देखो पिछले साल की बैलेंस शीट में असेट्स में दिया है 16-17 के 26,000 बाकी है, और 17-18 का 35,000 बाकी है। तो रिसीव्ड क्या हुआ वो आपको ये साल के रिसिप्ट के कॉलम में दिखा रहा है। तो 16-17 में हमने ऑलरेडी रिसीव्ड कर लिया 26,000 में से 23,000। तो अगर हमारे पब्लिक पे या अपने मेंबर्स के ऊपर 26,000 की लायबिलिटी लेना बाकी था, आउटस्टैंडिंग था, तो उसमें से 23 हम ले लिया सक्सेसफुली, तो अब हमारे 3,000 बचे 16-17 के। उसी तरीके से जो है 35,000 17-18 का था, तो उसमें से 30,000 हमने ले लिया, रिसीव्ड में दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारे 5,000 बच गए। और आप देखो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है अभी, ये जो यहाँ से इसका सेकेंड इफेक्ट आया, देखो जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स में 2 इफेक्ट देते हैं। अगर आपने मेरा फाइनल अकाउंट्स का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एनपीओ करने से पहले फाइनल अकाउंट्स देख लो। जिसको फाइनल अकाउंट्स आता है ना उसका एनपीओ बहुत आसानी से हो जाता है। जो भी उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी ना वो सब्सक्रिप्शन वाली एंट्री में आएगी, इसके बाद तो एकदम केक वॉक है। तो 32,000 जो है ये आउटस्टैंडिंग है,
तो आपको भी याद होगा फाइनल अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज की होती है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, या कोई भी एडजस्टमेंट होता है उसके दो इफेक्ट होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो इनकम आउटस्टैंडिंग है तो पहला इफेक्ट इनकम में आया और दूसरा इफेक्ट जो है वो असेट्स में आया। तो इसका टोटल जो है वो 40,000 हो जाता है तीनों साल का मिलाकर। फिर आप नेक्स्ट देखो तो रिसिप्ट के अंदर 18-19 का तो हमने पहले ही ले लिया था, और 19-20 में यानी आने वाले साल में एडवांस ले लिया हमने करंट ईयर में 21,000। तो ये 21,000 क्योंकि अगले साल का पैसा पहले से ले लिया है इसलिए हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, ठीक है। कभी भी एडवांस हम लोग किसी से ले लेंगे तो वो लायबिलिटी हो जाएगा, तो 21,000 जो है वो आपका लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो इसके साथ ही ये एंट्री जो है वो फिनिश हो गई। ये सबसे लेंथी एंट्री है, ठीक है, बहुत रेयरली इससे ज्यादा लेंथी हो सकती है एंट्री। ये एंट्री ऑलमोस्ट फुल्ली लेंथी है, इसके अंदर हर एक इफेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर एडवांस भी है, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग भी है, इसके अंदर आगे पीछे के साल का अमाउंट ऐड भी किया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, हम लोग 8-10 प्रॉब्लम करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के अभी, तो आज जो है वो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सेकंड वाला प्रॉब्लम हो गया ये। थर्ड वाले प्रॉब्लम पे अगर हम लोग आते हैं तो आप देखो ये एंट्री भी काफी लेंथी है। अगेन इसके अंदर करंट ईयर का अमाउंट मुझे डेट देखने की ऊपर जरूरत भी नहीं है, 17-18 ही करंट ईयर है मेरा। 60,000 का अमाउंट देखो मैंने आपको बोला था समटाइम्स 30 टाइम्स ज्यादा होता है, तो 2,000-4,000 का अमाउंट है और 60,000 का अमाउंट है। तो 60,000 का अमाउंट आपको बड़ी आसानी से दिख रहा है। तो आपका जो ईयर एंड हो रहा है ना वो 18 में हो रहा है, ठीक है। अब आपका ईयर एंड 18 में हो रहा है तो आप यहां पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। $60,000 का अमाउंट गिवन है, बड़ी आसानी से मिल जाता है ये अमाउंट। फिर आप देखो नेक्स्ट आपको पिछले साल का इस बार देखो बैलेंस शीट नहीं दिया है, नॉट नेसेसरी कि आपको हर साल पिछले साल का बैलेंस शीट दिया हो। अब आप देखो आगे सारी की सारी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18 6,000। तो 17-18 का 6,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो 17-18 ही हमारा करंट ईयर है, तो इसमें ऐड कर देंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोगों को पूरा लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। 6,000 है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 17-18 2,000, यानी पिछले साल जो एडवांस रिसीव किया था उसमें 2,000 जो है वो 17-18 के लिए आया था, तो उसको भी पिछले प्रॉब्लम की तरह ऐड कर देंगे। तो मैंने देखो लिखा था रिसीव्ड लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, तो रिसीव्ड लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर 2,000, इसको भी ऐड कर देंगे। और फिर सब्सक्रिप्शन 16-17 का 2,500 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, तो 68,000 बाहर ले लेंगे। अब करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है तो पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख लो, तो उसके अंदर लास्ट ईयर है ये 17-18 है तो 16 और 2017-18 का आउटस्टैंडिंग है 6,000 और 16-17 का अगर आप देखो तो यहाँ पर लास्ट लाइन में दिया हुआ है 16-17 का 2,500 का आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से आप देखो रिसीव्ड के अंदर 16-17 का दिया हुआ है 2,000, मतलब 2,500 में से 2,000 आ गया तो हमारा सिर्फ 500 बचा, ठीक है। तो हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग सारा मिलाकर के 6,500 हो गया। फिर आप देखो करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए हमने एडवांस भी लिया है, 18-19 ईयर के लिए 4,500 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसको एडवांस
सब्सक्रिप्शन 4500। देखो फिर से ये हो गया, बहुत सिंपल है, सेम ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा पहले के मुकाबले में थोड़ा सा 1 साल का इंफॉर्मेशन कम दिया हुआ है। अदरवाइज आप देखो तो इसमें भी अगले पिछले साल का अमाउंट ऐड करना था, इसमें भी अगले पिछले साल का अमाउंट ऐड करना था, इसमें प्रीवियस 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन थी ये वाले प्रॉब्लम में, इसमें सिर्फ प्रीवियस 1 ईयर की इंफॉर्मेशन थी, बस उतना ही अमाउंट कम है। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर का हमने एडवांस भी लिया हुआ है, यहाँ भी लिया था, यहाँ भी लिया है, तो सेम प्रॉब्लम था। ठीक है, तो आज अभी हमने जो है वो प्रॉब्लम नंबर 2 था ये हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, और ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। ठीक है, इसके नाम क्या दिए हुए हैं, इसको कुछ नाम दिया है क्या? नहीं, इसका प्रॉब्लम का कुछ नाम नहीं दिया है, तो मैंने भी ऊपर कुछ लिखा नहीं है, ये सिर्फ एक एंट्री सिखाने के लिए आपको जो है इन लोगों ने यहाँ पर ये एक छोटा सा जो है वो आपके लिए क्रिएट किया है प्रॉब्लम, तो इसका कुछ नाम नहीं था। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 को मैंने सॉल्व किया है और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आगे सबके सब्सक्रिप्शंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।